प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनानास्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साइप्रस से कनाडा रवाना हो गए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है, जहां वो वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के न्योते पर पीएम मोदी 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात संभावित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान साइप्रस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस से नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मान पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए साइप्रस को धन्यवाद दिया। यानी साइप्रस में पीएम मोदी का दमदार शो और इसके बाद अब इंतजार है G7 के मंच का, जहां दिग्गज नेताओं के बीच पीएम मोदी का दम दिखने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार इस मंच पर पहुंचे। कई मेहमान मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल उनसे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। G7 में भारत को बुलाया जाना, कनाडा के साथ नए रिश्तों की शुरुआत, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात, ऐसी बहुत सी बातें हैं। आपके विषय के लिहाज से यानी अर्थशास्त्र के लिहाज से यहाँ क्या है हमारे लिए? डॉक्टर प्रवीण, आपसे बात करने का यही आनंद आता है कि आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छी भूमिका बांध देते हैं। बहुत सी चीजें आपकी मैं इंडोर्स कर रहा हूँ। सबसे पहली जो आपने देश दिशा में बात की है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की हम बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान में किस तरह की शक्ति है और हिंदुस्तान के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई आतंकवाद करता है, तो हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान कैसे जवाब दे सकता है। और कुछ डेटा और जो आपने बहुत बढ़िया बातें कही हैं, उसके अलावा दर्शकों को बता दूं आज हिंदुस्तान की क्यों वैल्यू है। नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम ने इतना अच्छा काम किया। आपको डेटा देता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है जनवरी टू मार्च 2025 का आप महज डेटा देखिए, 7.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है। आप कंपेयर कीजिए इसी समय जनवरी टू मार्च 2025 में देखिए, जापान जो अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमसे थोड़ा नीचे है, -0.2%। हमारी ग्रोथ देखिए और उनकी देखिए नेगेटिव ग्रोथ। अब आ जाइए 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, अक्टूबर टू दिसंबर 2024 -0.2%। अब आ जाइए यूके पे, सितंबर और अक्टूबर 2024 -0.1%। तो हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को नेविगेट कर रही है, वो सबके सामने। आज दुनिया जब ग्लोबल स्लोडाउन से गुजर रही है, आज दुनिया में क्लियरली ये है कि स्लोडाउन से रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। तरह तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तरह तरह की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल का पुराना इशू हो, या इजराइल ईरान इशू हो, या कुछ और पोटेंशियल इशूज हो। ऐसे में इतनी जबरदस्त ग्रोथ जब हिंदुस्तान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है सभी दुनिया के देश हिंदुस्तान की आज इकोनॉमिक पावर लोहा मान रहे हैं, देख रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या क्या वर्चस्व होता है, क्या वर्चस्व हो गया है। और दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स अब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हिंदुस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। पहले ये कहा जाता था कि मैं जब ग्लोबल फोरम में जाता था कि आकाश जिंदल साहब, हिंदुस्तान तो एक बड़ी मार्केट है। मार्केट तो हम ही हैं, कंजम्पशन और आज से डिमांड का बूम तो हमारे यहाँ ही है, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ देखिए। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ जुड़ रहा है, इसीलिए हिंदुस्तान को सारे फोरम में जोड़ा जाता है। आज की तारीख में दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि हम शांति प्रिय हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ आके आतंकवाद करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बहुत जरूरी था। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी साहब को और मैं सैल्यूट करूंगा कि दुनिया को हमने दिखा दिया है, क्योंकि जब हम जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आत्मरक्षा की कैपेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारी तरक्की हो रही है दुनिया में, बहुत जगह हम लेके ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो रही है हिंदुस्तान की ग्रोथ को देख के। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम आत्मरक्षा के मामले में भी पूरी तरह कैपेबिलिटी अपनी दुनिया को एग्जीबिट करें। और हमने बहुत जबरदस्त तरीके से
वो कैपेबिलिटी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट की है, और किस प्रिसीजन के साथ हमारी मिलिट्री को मैं जो है सल्यूट करूंगा। हमने स्ट्राइक किया है कि दुनिया को दिखा दिया है कि जो भी आतंकवाद जहां से होता है उस आकाश जी, आपने बढ़िया आतंकवादियों बढ़िया मेरा काम बहुत आसान कर दिया। आपने डिटेल में एक भूमिका रख दी इस कार्यक्रम की, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भारत की वैश्विक स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। ये यात्रा इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है और महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली यात्रा है। इसीलिए भी चर्चा में है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो एक तरफ हमारी दोस्त भी दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमसे कॉम्पिटिशन भी फील करती हैं, उनके सामने भी बात रखने का एक अवसर होगा। मेरे साथ कई मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। आकाश जी तो हमारे साथ बने ही रहेंगे, और कांग्रेस का पक्ष, विपक्ष का पक्ष रखेंगे ईशान त्यागी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अंशु जोशी जो G7 पर, G20 पर, तमाम मुद्दों पर लगातार हमारा सहयोग करती रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज JNU, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशु, शुरुआती कमेंट्स में सभी के ले लेता हूं, आप भी मुझे बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिहाज से देखें, जो मैंने अभी पॉइंट आकाश जी की बात के बाद कहा है वो बड़ा महत्व का है कि हम देखते हैं कि दुनिया की जो दोस्ती है ना, ये सिर्फ दिखाने की अलग दोस्ती होती है और मजबूरी की अलग दोस्ती होती है। इंटरडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति को आप कहां पाते हैं, और खास तौर पर तब जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, और वो भी तब जबकि हमारा कनाडा से पिछले प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान बड़ा खींचतान का रिश्ता रहा। क्या कनाडा भी अब हमसे रिश्ते सुधारना चाहता है, और अन्य देशों के बारे में आपकी राय? प्रवीण जी, हम जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति में और वैश्विक राजनीति के समय में रह रहे हैं, वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की राजनीति को हम होते हुए देखते हैं, जहां कई देश द्विपक्षीय स्तर पर तो हमें अच्छे मित्र दिखाई पड़ते हैं, पर बहुपक्षीय मंचों पर हो सकता है कि उनमें एकमत ना हो, एंड वाइस वर्सा कि बहुपक्षीय मंच पर साथ पर दिखाई देंगे लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर संबंध अच्छे ना हो। हमने देखा कि बीते दिनों किस प्रकार से दो प्रकार के युद्ध जो हैं वो डायरेक्टली, रशिया यूक्रेन युद्ध है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है, उसने पूरे विश्व को किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए छोड़ दिया है। हमने अभी भारत पर आतंकवादी हमले को भी होते हुए देखा, उसके बाद हमने भारत के द्वारा सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर को अकम्प्लिश करते हुए देखा। उसमें ये कलाई भी कुछ देशों की खुली, तुर्की जैसे देशों की, जिन्होंने सीधे सीधे सहायता पाकिस्तान को भेजी। और इस दृष्टि से, इस लिहाज से आज हम देखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उन्हें कंडेम किया जाए, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाए। ऐसे वक्त में अब जब कनाडा चाह रहा है, भारत को निमंत्रण भेजा है G7 में शिरकत करने के लिए, क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। साइप्रस में आज बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता रही। चर्चा का केंद्र बिंदु आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई को और मजबूत किया जाए, इस पर वार्ता हुई है दोनों देशों के प्रधानों के बीच। तो कनाडा ने जब भारत को आमंत्रण दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस यात्रा पर हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए भी ये एक सकारात्मक बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए, और वैश्विक राजनीति के भी, क्योंकि फिर उसी बात पर आऊंगी कि भारत ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई मजबूत हो, और आतंकवाद को पनाह देने वाले जो देश हैं उनको कंडेम किया जाए, उनको कंटेन किया जाए। और इस लड़ाई में साइप्रस जैसे देश, ग्रीस जैसे देश खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। आज साइप्रस के प्रधान ने जब अपना वक्तव्य दिया द्विपक्षीय वार्ता के बाद, तो उन्होंने स्पष्टतः इस बात को फिर से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साइप्रस पूरी तरह से दृढ़ता के साथ भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में, और साइप्रस की एक बहुत ही हम देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पूर्वी भूमध्य सागर में 3 महासागरों से घिरा हुआ ये एक द्वीपीय देश है। तो यहाँ से अब हमारे थोड़ा और जानकारियां आज के वर्तमान हालात से जोड़ते हुए आपसे लूंगा। जैसे हम जानते हैं ईरान इजराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है, अब तो लगभग युद्ध जैसी स्थितियां हैं ही, वहां पर चल ही रहा है, तो इन हालात पर भी मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अभी 2 पॉलिटिकल मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, ईशान त्यागी निश्चित तौर पर इस पर अपना पक्ष रखेंगे, या कांग्रेस का पक्ष, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन ईशान भाई, ये सचमुच में एक भारत की ताकत को दिखाने वाली बात है। कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारत को आमंत्रण इस बात को बताता है कि कनाडा भी जानता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखना है। भारत चौथी इकोनॉमी बना, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बड़ी इकोनॉमी बना है। इसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे कि ये लोगों का क्या रुख है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ही जगह पर आप देख रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से मिलने का अवसर भी मिल रहा है, द्विपक्षीय वार्ता का। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, और ऐसा भी लगता है कि डेलीगेशन जो तमाम जगह पर भेजे गए थे, उसके बाद ये एक तरीके से एक फाइनल
हमारी आवाज होगी, बात होगी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम रखेंगे। प्रवीण जी, आपको विगत 11 सालों में जो मोदी सरकार की विफल विफल विदेश नीति रही है, अगर आपको उसका सार जानना है, क्योंकि एक सुबह आर्टिकल आया है हमारे मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा जी का द वायर पे, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको तथ्यों के साथ पूरा सार मिल जाएगा। देखिए, सच्चाई तो ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले यही बहस चल रही थी देश में और ये आवाजें उठ रही थी मीडिया में भी कि कनाडा ने भारत को इनविटेशन ही नहीं दिया है G7 के लिए। खैर, वो इनविटेशन एंड मौके पे गिड़गिड़ा के या जैसे तैसे भी करके भारत को आ गया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाने का काम कर रहे हैं। उनको देखिए वहां पर क्योंकि भारत आप ये देखिए कि किस तरह से हम विदेश नीति में विफल रहे हैं, हमारी जो सरकार पिछले 11 सालों में, उसके कई मानक हैं इसमें। सबसे पहला मानक ये आता है प्रवीण जी कि अगर आप विदेश की धरती पे जाके किसी एक राष्ट्रपति के लिए वोट मांगने का काम करें, आपने देखा किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएस में जाके ये बोलने का काम किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो इसी से पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की, उसके नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति की जानकारी कितनी दुरुस्त है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, कुछ नहीं होता है जब बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री जी, 100 से ज्यादा ट्रिप मेरे ख्याल से लगा चुके हैं, 100-150 ट्रिप अभी तक प्रधानमंत्री जी हमारे कर चुके हैं। टैक्स पेयर का पैसा उसमें खर्च होता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है प्रवीण भाई वहां पे कि इंडियन डायस्पोरा को बुला के जितने हमारे दूतावास के ऑफिशियल्स हैं उनको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं वाली हालत कर दी है। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता भीड़ इकट्ठी करते हैं, उसी तरह से दूतावासों के जो अधिकारी हैं अलग अलग देशों में भारतीय दूतावास के, वो वहां पे इंडियन डायस्पोरा को इकट्ठा करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करते हैं हिंदी में, उनसे वार्ता करते हैं, विपक्ष को गाली देते हैं और उसके बाद ऐसी वाहवाही देश में हो जाती है कि अरे प्रधानमंत्री जी का कितना सम्मान दूसरा देश कर रहा है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 150 से ज्यादा और लगभग 100-150 विदेश दौरे कर चुके हैं। G20 में हमने देखा, G20 की अध्यक्षता भारत ने करी। आपने देखे होंगे 100 करोड़ रुपए उसके 2 दिन के कार्यक्रम पे खर्च हो गए। ऐसा दिखाया गया कि G20 इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है, G20 पहली बार हो रहा है। ईशान भाई देखिए, समय जरा 3-4 मेहमान होते हैं, तब अभी आप बोलेंगे कि आप सुनिए, अब आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपको टोका क्यों है वो तो सुन लीजिए। आप बोलिएगा आपकी बात, आप पैनल पे हैं, 1 घंटा हम लोग बातचीत करेंगे। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि विदेश नीति की खामी क्या है। आप पार्टीगत खामी तो बता रहे हैं, उस पर आइए, वो पॉइंट रखिए कि आपको विदेश, क्योंकि मुझे अभी तक सारे पॉइंट्स में विदेश नीति की खामी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। उसी पर आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए सुनने में। मैंने वही बताया आपको, अभी 100 सम अप कर देता हूं दोबारा से। 100-150 विदेशी यात्रा कर चुके प्रधानमंत्री जी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो अलग अलग जाके एकदम टूट जवाब देते हैं, एकदम कटाक्ष जवाब देते हैं वो अलग अलग देशों को, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबको कटाक्ष में वो जवाब देते हैं। हमने इस तरह की भी रील्स देखी। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी अगेन देखिए, आप ईशान भाई समय का ध्यान रखिए। आप इतना टीवी डिबेट में बैठते हैं, आप मेरी मजबूरी समझिए, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लेकिन एक विषय पे बात, या तो आप बोलिए कि मैं अभी इसी विषय पे बोलूंगा। गले लगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री, आप अगेन यही बोल रहे हैं वो कटाक्ष करते हैं, उन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया, उन्होंने 150 यात्रा कर दी। विदेश नीति का क्या लेना देना इससे? मैं वही तो उसी पे बता रहा हूं। विदेश नीति का मतलब विदेश हमको कैसे जानता है, हमारी दुनिया में क्या ताकत है, इस पे आप बताइए कि दुनिया में आपकी ताकत घटी है, ऐसा कुछ पक्ष रखें। आप सुनिए तो उसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिए तो। उसके लिए मैं आपसे आधे घंटे अलग से बैठूंगा, एक हम आमने सामने बात करेंगे, अभी बाकी के लोग भी बैठे हुए हैं। प्रवीण भाई, G20 हमने क्या मानते हैं, बड़ा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा था जी, बिल्कुल सब मानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या G20 के देशों ने, छोड़ दीजिए मेंबर कंट्रीज को, क्या G20 के देशों ने एक भी अपने देश में रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और हम भारत की जो लड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ उसका समर्थन करने का काम करते हैं? अगर होता तो विदेश नीति सामने आ जाती। विदेश नीति अगर इनमें से किसने पाकिस्तान का साथ दिया? लेकिन ये भी तो बड़ी बात है, विदेश नीति ऐसे ही थोड़ी देखी जाती है। ठीक है, इस पर सभी कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, हालांकि बारी डॉक्टर कौशल काम की थी, लेकिन संक्षेप आपने काफी बोला ईशान भाई, काफी। देखो मैंने आपको टोका नहीं, काफी बोला। आकाश जी संक्षेप में, डॉक्टर कौशल काम की तो बारी बनती है, लेकिन आकाश जी और डॉक्टर अंशु दोनों बोलना चाह रहे हैं। संक्षेप में आकाश जी। कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन त्यागी साहब को बताना चाहता हूं, G20 प्राइमरीली एक इकोनॉमी का इवेंट था और इकोनॉमी को
बहुत बहुत मेजर बेनिफिट्स हुए। मुझसे पूछे इकोनॉमिस्ट से, इकोनॉमी को कितने बेनिफिट हुए आज, जो क्या दुनिया benefit की हुए हम हैं बताइए? फास्टेस्ट ग्रोइंग कितनी इकोनॉमी नौकरियां है। मिली? मैंने आपको अभी डेटा दिया, आकाश जी, जापान का बड़े डेटा दिया, सम्मान में आपका भी जर्मनी का करता डेटा हूं। दिया, कितनी यूके नौकरियां का मिली डेटा हमें? दिया। वो कितना हिंदुस्तान FDI में आया? जिस मुझे तरीके बताइए, से देश में कितना ग्लोबल FDI रिलेशन आया? अपने बनाए हैं, वो बता रहे हैं, ग्लोबली जिस वही तरीके से बता अपने रहे आप को हैं, प्लेस किया है, वही बता इसकी रहे हैं। वजह से तो आज ग्रो कर रहे हैं हम। तो मुझे बताइए G20 के कितनी नौकरियां आई, एडवांटेजेस कितना FDI बहुत देश में मैसिव आया, एडवांटेजेस हैं। कौन कौन सी G20 के इन्वेस्टमेंट देश में एडवांटेजेस हो रही है? ये ना क्या कहिए बाहर कि की G20 का हमें कोई जो फायदा देश नहीं में मिला। ऑफिस खोली हुई मेरा थी, एक क्लियरली मानना है, मैं वो आपको देश को डेटा छोड़ के दूंगा नहीं जा रही कि है, मुझे बताइए G20 ना। के क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिले हैं, किस तरीके केवल से बोलने से नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है जिंदल जी, आप ग्लोबल शासन टाइप ठीक जो है, है, ठीक है। डॉक्टर G20 अंशु, के कारण डॉक्टर हुए हैं। अंशु, तो डॉक्टर बताइए अंशु कितना का भी बात एक करें। सबमिशन ले लेते हैं, फिर डॉक्टर हमारे क्वेश्चन। विदेश नीति की सफलता का इतना बड़ा मुजाहिरा है प्रवीण जी। इसके माध्यम से हमने वैश्विक राजनीति को ही बदल दिया। हमने वैश्विक राजनीति का लोकतंत्रीकरण किया। पिछली चर्चा में मैं ये बिंदु भी जोड़ना चाहती थी कि जब आपने मुझसे कहा कि 11 वर्षों में भारतीय सरकार की विदेश नीति की दृष्टि से क्या सफलता रही, हमने लोकतंत्रीकरण किया। हमारी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन एक सदस्य देश के रूप में G20 से जुड़ा, जिससे G20 का फ्लेवर, G20 का नेचर चेंज हो गया। और ग्लोबल साउथ की लड़ाई के प्रणेता के रूप में हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि जिस जिस मंच से हम बोले वहां से ग्लोबल साउथ की लड़ाई को मजबूत करें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है प्रवीण भाई, उनको नेतृत्व की भूमिका जी निभाएं। एक मिनट ईशान भाई सुन लीजिए, और थोड़ा सा इसमें पॉइंट सुनिए। भारत की ये बहुत बड़ी व्यवहारिक विदेश पॉइंट है नीति ना, की दृष्टि आप से इसको सफलता काउंटर रही। करिएगा। जी बात करना चाहता हूं। बोलिए, बोलिए, बोलिए ईशान देखिए, जी। ग्लोबल साउथ के लिए सार्क एक बना था। हम यहाँ पे सब पैनल में सब जानकार लोग हैं, सब जानते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसमें अफगानिस्तान था। आज क्या स्थिति है अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्तों की, आपको मालूम है, बखूबी मालूम है। बांग्लादेश उसका एक मेंबर है। बांग्लादेश आज हमारे साथ एक मिनट, अफगानिस्तान के साथ क्या स्थिति है आप बताइए मुझे। जन्म ना से ना, ही एक अब मिनट आप ईशान भाई, आप साउथ बताइए में अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्तों की क्या स्थिति है। भूटान, हाँ बिल्कुल। भूटान, भूटान, भूटान। नहीं नहीं, आप देखिए, अफगानिस्तान के साथ आप भूटान बताइए ने क्या एक भी बार स्थिति ये है। नहीं बोला कि कांग्रेस हम को, पाकिस्तान के कांग्रेस की खिलाफ हैं। जानकारी क्या है अफगानिस्तान भारत के रिश्तों के बारे में। ईशान जी, वो सार्क को मालदीव धीरे जैसा धीरे देश, आसियान छोटा ने सा रिप्लेस देश कर है लिया। आप प्रवीण आसियान की भाई। बात कीजिए। आज मालदीव तो जैसा बात देश भी आसियान हमारे की हो साथ रही नहीं है खड़ा आज की हुआ, वो आज वैश्विक चीन के साथ राजनीति नहीं, में। मालदीव भी आसियान साथ में ने खड़ा भारत हुआ की है किस ईशान प्रकार भाई, की मालदीव भूमिका भी है, साथ उसकी में। बात कीजिए। हालांकि देखिए, रुक जाइए, अब डॉक्टर सुन अंशु रुक भाई, जाइए। ईशान अब भाई यहाँ तक कि अकेले श्रीलंका अकेले में से भी पड़े हम हुए लोग हैं, वो टोटल कांग्रेस का बोलते, स्टैंड ले रहे हैं। चाइना मैं उनको बहुत 99 ज्यादा, साल की हालांकि लीज मैं लेके जानता वो हूं कि बैठा कई हुआ है बातें वहां वो पर। कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते रख रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति क्या है। कांग्रेस को आंतरिक राजनीति में अपनी बहुत बात को खराब रखना है, है और रख बहुत रहे खराब हैं। है। नहीं नहीं, आप रख रहे हैं, अच्छी अच्छी बात है। आप कांग्रेस बहुत खराब है। आप अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, कुछ एक सवाल खड़े होते हैं जो अभी ईशान त्यागी जी की तरफ से रखे भी गए हैं, कांग्रेस की तरफ से आते भी हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। हालांकि एक्सपर्ट्स आपका काम बहुत आसान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी बातों पर कुछ कहना चाहें पॉलिटिकली, तो आप वो रखें अपनी बात। सर, पॉलिटिकली प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ईशान जी, कांग्रेस की एक समस्या है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब देश के खिलाफ बोल पड़ती है, वो ईशान भाई को भी नहीं पता चलता। आप इन्होंने देश अभी नहीं अपने, है कौशल कांत मिश्रा। प्लीज सर, नहीं, मैं बोलूंगा प्रवीण जी, इसमें। फिर आप फिर देश मैं नहीं है। निकल जाता हूँ। प्रधानमंत्री का विरोध करना, अगर भारत नहीं, का नहीं, ईशान भाई, विरोध करना देश नहीं आपने होता है। इतना लंबा देश से बोला, बात नहीं आपने होता है। क्या क्या बोला, इस वो मुगालते चुपचाप में मत बैठे रहे। रहिए। आपने इस क्या मुगालते क्या में मत बोला, रहिए, वो भूल चुपचाप जाइए। रहे। डॉक्टर कौशल कांत प्रधानमंत्री मिश्रा देश एक नहीं है। शब्द नहीं बोले, देश 15 है चीजों तो पे आपत्ति हो प्रधानमंत्री सकती है। थी उनकी। भारतीय जनता पार्टी से देश नहीं नहीं चलता ईशान है। भाई देखो, एक सुनिए ना, आपकी बारी आएगी। आपने इतना लंबा बोला, आपने सबसे ज्यादा अभी तक बोला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये तारीफ लेकिन करूंगा मैं गलत उनकी। बात को तो बोलूंगा ना नहीं नहीं, मैं। आपने कई बातें बोली, हम वो देश वही का- कह रहे हैं, आपकी लेकिन कई हम देश बातें का गलत विरोध लगी कर होंगी। रहे हैं, प्रवीण भाई, बताइए, मेरे को आप बताइए। कांग्रेस मैंने का एक भी पक्ष बार रख, देश का विरोध किया हो? सुनिए ना, सुनिए ईशान भाई, मेरी तो सुनिए, मैंने एक भी बार देश का विरोध किया, मुझे बता दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। और मेरे को बोल दीजिए डिबेट छोड़ के चले जाओ। नहीं आपने नहीं, देश आप का बिल्कुल विरोध यही किया, रहिए, मैं आप खुद मेरे चला जाऊंगा। सम्मानित मेहमान हैं। सुनिए तो सही, मेरा ये कहना है, आप कांग्रेस की बात रखेंगे, उनको आपकी बहुत सारी बातें गलत लगेंगी, लेकिन बीच में नहीं बोले तो आपको उनकी कई बातें गलत लगेंगी। बात आपकी ठीक है प्रवीण सुन भाई, तो मैं लीजिए बीच एक में नहीं पक्ष, बोलना चाह रहा था। बीजेपी का पक्ष लेकिन जब बीजेपी भारतीय रख, जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि कांग्रेस देश का विरोध कर रही है, इस पॉइंट को नोट करिए, बिल्कुल इसी से शुरू करिएगा अगली बात इसी से शुरू करिएगा आप। जी बोलिए डॉक्टर मिश्रा, अपनी बात पूरी करें। ईशान भाई, मैंने आपकी बात नोट की, अपना रिवर्स कर लीजिएगा और प्रवीण जी इनको भेज दीजिएगा लिंक जरूर। इन्होंने कहा भारत ने गिड़गिड़ा करके G7 में से इनवाइट मांगा। ये किसका विरोध है? मोदी जी का विरोध है? भारतीय जनता पार्टी का विरोध है? भारत का ही तो विरोध किया ना इन्होंने। अभी तो ये बोले हैं, ये कह रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार की बात कर रहे हैं। आपके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके क्या बोल के आए थे? वो तो बोल के आए थे कि आप लोग सब मिल करके मोदी जी की सरकार को गिरा दीजिए, हटा दीजिए उनको, हमें ले आइए। इस तरह की डिप्लोमेसी की बात करते हैं। एक ऐसा देश, एक ऐसी विदेश नीति जिसमें देखिए, जब पाकिस्तान के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत टेरर
के जो अड्डे थे उस पर अटैक किया गया। दुनिया के 3 देशों के अलावा सारे देश सब भारत के साथी तो थे। किसी ने कहा कि भारत ने गलत किया? इससे बड़ी विदेश नीति क्या हो सकती है? और पिछले 2014 से लेकर आज तक 28 देशों का सबसे बड़ा उनका उस देश का जो राष्ट्रीय सम्मान होता है माननीय मोदी जी को मिला है। इससे बड़ी क्या? और टर्की जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, उसका जवाब देने के लिए आज मोदी जी साइप्रस में है। क्यों साइप्रस में? टर्की के ऊपर टर्की ने साइप्रस के ऊपर कब्जा कर रखा है। यह डिप्लोमेसी है। ये आपको नहीं नजर आ रही है? आपको नजर नहीं आ रही है? आप लोग जब विरोध करते करते सेना की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट जो 14 बार अपने बयान बदल देता उसकी बात पे भरोसा करते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा सर कि विदेश नीति जो है पूरे देश की है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और विदेश मंत्रालय एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय होता है, वो अपनी पॉलिसी देश काल परिस्थिति के हिसाब से बनाता है। और विदेश नीति साफ साफ कहती है कि सबसे पहले देश का बेनिफिट देखा जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो डीड में फ्रेंड है वही फ्रेंड नीड में है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी एक बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं, उसमें कोई एक लाइन नहीं हो सकती। डिप्लोमेसी समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। मेरे से ज्यादा बेहतर लोग यहां बैठे हुए जो डिप्लोमेसी के बारे में बोल सकते हैं, पर मैं सिर्फ यहां पर आपको राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। आपका ये कहना कि भारत ने गिड़गिड़ा करके G7 का इनवाइट लिया, इस पे आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये दोबारा आई है बात, बोलिए ईशान त्यागी जी। एक बात का जवाब दूंगा प्रवीण भाई। मणिशंकर अय्यर नहीं, सबसे पहले ये वाला कि आपने गिड़गिड़ा कर इनविटेशन वाली बात यही तो आपके नाम लेकर जो बोला, मणिशंकर जी वाला जवाब बाद में दे देना, सीधे ईशान त्यागी पे जो सवाल उठाया। प्रधानमंत्री हैं जब देश के अरे भाई पहले प्रधानमंत्री ईशान दूसरे त्यागी देश तो में बोल जाए जाके जो अभी बोल के गए हैं, माफी तो मांगे देश से। एक नेता कि उनसे के लिए गलती वोट हुई। मांगने का काम करते हैं, तो ये किस तरह की डिप्लोमेसी अरे आपकी बात साहब, करम पहले सरकार? माफी मांगिए जब आप। इस तरह के इवेंट होते हैं कौशल कांत पहले मिश्रा आप जी, माफी मांगिए हाउडी ईशान मोदी जी। जैसा एक इवेंट होता मुझसे है, नहीं, नमस्ते भारतीय ट्रम्प जनता जैसा पार्टी से इवेंट भी होता नहीं, है, सरकार और से भी उसके नहीं, बाद भारत आज देश से आपको माफी डोनाल्ड मांगिए, ट्रम्प सारे एक, व्यूअर से माफी नहीं, मांगिए। ईशान भाई मणिशंकर अय्यर, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब बाद में, पहले ईशान त्यागी जी ने जो कुछ कहा मंच पर, उस पर कौशल कांत मिश्रा जी का प्रश्न है कि आपने कहा गिड़गिड़ाकर इनविटेशन लिया, ये देश का अपमान है, इस पर माफी मांगिए। वो ये कह रहे हैं आपसे कि थोड़े दिन पहले तक हमारे पास इन्विटेशन भी नहीं था, क्या बताइए तो ना? इस बात से हमें खुश होना चाहिए। मतलब इस बात से क्या कांग्रेस खुश है? थोड़े दिन पहले तक हमारे पास नहीं था। इस बात को थोड़े किस दिन तरीके से पहले बोलेंगे? बिल्कुल भारत देश की एक बेइज्जती मौके करके पे बोलेंगे? हमारे को G7 का इन्विटेशन भेजा गया, आपकी क्योंकि कनाडा पार्टी के का साथ जो हमेशा संबंध से है हमारे स्टैंड देश रहा के, है, उसको जब खराब चीन के करने साथ का डोकलाम का काम, उसको स्टैंड ऑफ होता है, तो उसको राहुल ऐसे गांधी राह पे जाकर लाने के का चाइना के काम, एम्बेसडर के जहाँ पे साथ हम बैठते एक हैं। दूसरे की तरफ मुड़ के भी जब नहीं देख सकते, आप उसको ये मोदी जी देखिए ने ना, किया है। 2008 के बाद जब चाइना में ओलंपिक हुआ था, उसमें देश का प्रधानमंत्री बीच नहीं में बुलाया गया था, लेकिन आपके गांधी बीच में नहीं फैमिली बोला था, को कौशल वहां कांत का मिश्रा, चीफ सुनने गेस्ट का बना के बुलाया गया था। सुनने किस ठीक बात है, के कौशल, लिए? समझौता डॉक्टर मिश्रा करने के लिए। और ईशान जी, देश मैं को आपसे दूरी थोड़ा रखने की डिटेल में आदत बात आपने करूंगा, मैं आप दोनों से डिटेल में बात करूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। उससे पहले आकाश जी का धन्यवाद करूं, लेकिन आकाश जी अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं। आकाश जी, आप पॉलिटिकल एक डिबेट भी सुन रहे हैं, इसको मैं चाहूंगा थोड़ा एक बैलेंस व्यू में आप रखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दोनों ही राजनीतिक दलों का सम्मान रखते हो, अपनी बात को रखते हैं, तो आप उसको रखें। देखिए, कांग्रेस का मैं पूरा सम्मान करता हूं और पूरे सम्मान के साथ त्यागी जी से ये बात पूछना चाहता हूं। अभी ये आप ग्लोबल जो है डिप्लोमेसी और ग्लोबल स्टैंड की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में एफडीआई का हमने रिकॉर्ड बनाया है, इसका डेटा इनको दे रहा हूं। अगर ग्लोबल पॉलिसी हमारी सही ना होती तो ग्लोबल इन्वेस्टर 190 बाकी मुल्कों को छोड़ के, मेरे मित्र ईशान बताइए, हिंदुस्तान में क्यों आते हैं? आपको मैं पूरा डेटा हर साल का जो है गिनवा देता हूं। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया, जनवरी टू मार्च की जीडीपी ग्रोथ बताई, जापान की बात की, जर्मनी की बात की, यूके की बात की। आप ईशान भाई एक काम कीजिए, कोई भी देश 190 में से अपनी चॉइस का जो चुन लीजिए और मेरे भारत के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ की आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चॉइस आपकी है, आपका पूरा सम्मान है, मैं आपके सामने डेटा रखता हूं। तो हिंदुस्तान की तरक्की और मेरे और आपके हिंदुस्तान, आप भी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, मैं भी हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, मेरे और आपके देश की तरक्की हो रही है। कोई भी कंट्री आप सोच लीजिए 190 में से, जिसका आपको जीडीपी ग्रोथ का डेटा जो है जनवरी टू मार्च 2025 या कोई और पीरियड चुन लीजिए, अक्टूबर टू दिसंबर 2024 चुन लीजिए, देखिए तो सही हम किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, पूरे देश को उसका फायदा हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए ईशान भाई, मुझे ब्रेक पर जाना। आकाश जी, क्योंकि बहुत संक्षिप्त, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जिन देशों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने देश से, वो विकसित देश हैं। डॉक्टर अंशु जोशी भी मेरे साथ बनी हुई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज JNU।
तो डॉक्टर अंशु, बहुत सारे सवाल आए हैं, ईशान भाई को अभी जवाब भी देना है उनके, लेकिन उससे पहले आप अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें, ख़ास तौर पर जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप आते हैं, और ख़ास तौर पर ईशान त्यागी कोट कर रहे थे एक आर्टिकल को भी जो पवन खेड़ा जी ने लिखा है। निश्चित ही पवन खेड़ा जी ने पार्टी की तरफ से अपनी लाइन ली होगी और विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को ढूंढना। जो खामियां ढूंढी जाती हैं, बेशक वो ढूंढी जा रही हों और उसके बजाय कुछ उपलब्धियों को नजर, लेकिन खामियों को ढूंढा तो जा रहा होगा, तभी तो रखा जा रहा है। ये आपको लग रहा है क्रिएटेड है? गैप्स तो ढूंढे जाने चाहिए ताकि उनको फिलअप किया जा सके, लेकिन गैप्स ढूंढते ढूंढते कहीं ये ना होना चाहिए कि गैप्स ढूंढना ही फितरत बन जाए और कमियां निकालना ही स्वभाव बन जाए, और फिर कमियां ना भी हो तो भी जो है वो स्वभाव में आ जाए कि हमें तो कमी ही ढूंढनी है। तो ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रवीण जी, एक और बिंदु मैं यहाँ पे साझा करना चाहती हूँ कि विगत एक दशक में हमने भारतीय विदेश नीति को, हम सभी विदेश नीति पढ़ाते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वे इस बात से सहमत होंगे कि हमने भारत की विदेश नीति को कहां से कहां पहुंचते हुए देखा है। जिस प्रकार से अलग अलग जो ये ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भारत ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए योगदान दिया है। ग्लोबल साउथ की लड़ाई को मजबूत किया है, वैश्विक मंचों की रिफॉर्म्स की बात की और उसमें एक बड़े पैमाने पर सुधार लाने का काम किया है। G20 का हमने डेमोक्रेटाइजेशन किया है, द्विपक्षीय बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पे बड़ा अच्छा काम किया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को साइप्रस से भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कॉन्फर किया गया, तो ये साइप्रस 23वां देश बना है विश्व का जिसने हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। तो कुछ तो अच्छा काम भारत की सरकार कर रही है, और भारत की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते मुझे लगता है कि कांग्रेस के भाई का पूरा सम्मान है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ एक प्राध्यापक के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर, कि भारत का विरोध नहीं होना चाहिए। तो भारत की विदेश नीति यदि अच्छा कर रही है तो कम से कम अचीवमेंट्स पे तो आपको ताली बजानी चाहिए और बधाई देनी चाहिए। ये पॉइंट मेरा बरकरार है। मैं शरद जी के पास जाऊं उससे पहले ईशान त्यागी पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, अभी भी उनके पास जरूर कुछ ना कुछ कहने को होगा। तो ये देश का विरोध नहीं होना चाहिए। बेशक आप बीजेपी का विरोध करें, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करें। कहाँ किया देश का विरोध, मुझे बताइए। आज इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ी देर। मुझे बताइए कहाँ देश का विरोध? G7 के लिए गिड़गिड़ाकर इनविटेशन मांगा गया। मैं भी इसको आपत्तिजनक मानता हूं। ईशान भाई, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सुन लीजिए। अभी जो इससे पहले यहाँ नहीं, पर अगर अर्थशास्त्री बैठे थे, एक आपको मैं ये आर्टिकल नहीं, आपने एक सवाल पूछा, आप जवाब नहीं सुन रहे। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब लीजिए। मैं निजी तौर पर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप भी मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मुझे लगता है G7 के लिए हमने गिड़गिड़ाकर इन्विटेशन मांगा, ये मुझे आपत्तिजनक लगता है पर्सनली भी। क्या हमें इन्विटेशन सबसे पहले मिल गया था? मतलब हमें खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी? देखिए क्या प्रक्रिया है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, मौके पे ना आपको पता ना मुझे पता। मचना शुरू हो गया कि G7 का इनविटेशन नहीं आया, G7 का इनविटेशन नहीं आया, विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू किए। तो क्या सरकार उसके बाद सचेत नहीं हुई? और उसके बाद ये हमें प्रयासों के बाद G7 का इनविटेशन आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। दूसरी बात, प्रवीण भाई, हेलो, मेरी आवाज? डॉक्टर कौशलकांत कुछ कह रहे हैं भाई, हमारे पीसीआर भी आवाज को सुने जरा। डॉक्टर कौशलकांत भी कुछ कह रहे हैं। प्रवीण जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनसे पूछ लीजिए इसके पहले कौन प्रधानमंत्री गया था। 23 साल पहले G7 में कोई नहीं गया था। कहां गए थे इनके प्रधानमंत्री? 23 साल से कोई नहीं गया था, जो मेरे को इंफॉर्मेशन है। मेरे से बेहतर विदेश के लोग बैठे हो, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जो मुझे पता चला मैं वो बता रहा हूं। तो मैं ये सिर्फ ये जानता हूं, ईशान भाई सब कुछ ठीक है, आप ये बताइए इस समय हमारा डिफेंस, मैं बता रहा हूं ना आपकी विदेश नीति कहां फेल है, आप उसका जवाब दीजिएगा कौशलकांत मिश्रा जी। ईशान जी प्लीज देखिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता, और शायद इस पूरे पैनल में सबसे कम मैं ही बोल रहा हूं। ठीक, आप ये देखिए कि 2013-14 से लेके आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना बढ़ा है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में 8वीं पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। इस तरीके से लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज इस समय हमारे पास है, जो 43 गुना है। आज के हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो उससे 43 गुना है। आप हमारा देखिए, जो 8th नंबर पर गोल्ड रिजर्व है वर्ल्ड का हमारे पास। फॉरेन रेमिटेंस 4 गुना बढ़ा है 2014 से लेकर। डॉक्टर मिश्रा, उसके लिए तो शरद जी बैठे हुए हैं। शरद जी अभी आपको सब बता देंगे, उनकी उंगलियों पे आंकड़े रखे हुए हैं, सब बता देंगे। विदेश नीति की चलेगी, ठीक है। अन्य आपने इंडेक्स है, शायद वो इंटरनेशनल इंडेक्स। मैं बताऊं, एक ईशान भाई आप ही लाए थे चर्चा को यहाँ पर। आपने कहा था वो G20 हुआ, कितना फायदा हुआ, कितने बिजनेस आ गए। ये सारी चीज जो मैंने बताई, ये सब G20 का नहीं, वो ठीक है। वो कह रहे थे कि हम तो विदेश नीति पे बात कर रहे थे, आप अर्थव्यवस्था पर क्यों चले गए। ठीक है ईशान भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, आज देश की जो पासपोर्ट रैंकिंग है, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग आती है,
उसमें मुझे बताएं कौशलकांत मिश्रा देश कहां खड़ा हुआ है पासपोर्ट रैंकिंग 2014 से कितना बढ़ी है? पासपोर्ट रैंकिंग में हम फिसलते हुए जा रहे हैं। 2014 से कहां दूसरी पहुंचे बात, हम? बांग्लादेश जैसा देश जिसको हमने जन्म देने का काम किया, आज वो हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल जैसा देश चीन की गोद में बैठा हुआ है, और हमारे को जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हमने छेड़ी तो उसमें समर्थन किसी देश ने नहीं दिया। मालदीव जैसा देश हमें कहता है कि आप अपनी आर्मी हमारे देश से निकाल लीजिए और उसको वापस भेजने का काम करिए। श्रीलंका जैसा देश, श्रीलंका की हमने मदद करी हमेशा, श्रीलंका आज चाइना का वहां पे इंटरफेरेंस है, और चाइना हम्बनटोटा पोर्ट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इंडियन ओशन की। और रही बात, मुझे पता था डॉक्टर अंशु अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट, आखिरी बात। आप बोलिए, अमेरिका जैसा देश, अमेरिका में भाई प्रधानमंत्री जी ने गले भी मिल लिए, सब कुछ कर लिया, हाउडी मोदी भी हो गया, नमस्ते ट्रंप भी हो गया। उसके बाद आज अमेरिका की स्थिति है कि आपके देश के नागरिकों को, यानी भारत के नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में ठीक, ईशान भाई हो गया, अब हो गया। ये सारे मुद्दे उठे हैं, ऐसा नहीं कि ये मुद्दे नहीं उठते हैं, ठीक है, वो बहुत बिखर जाएगी बातचीत। शरद जी भी मेरे साथ मौजूद है, इसलिए डॉक्टर अंशु, डॉक्टर मिश्रा, मैं चाहूंगा जरा शरद जी को हम थोड़ा सुन लेते हैं, उन्होंने भी अभी बातचीत को आपकी सुना है। तो शरद जी, सबसे पहले तो जो डॉक्टर अंशु ने जहां बात को छोड़ा था, बाकी पॉलिटिकल डिबेट तो मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल रट गई है मुझे कि यहां से ये सवाल आएगा, यहां से ये जवाब आएगा, मुझे पता है वो। लेकिन मुझे ये बताएं कि गैप्स की बात कही थी डॉक्टर अंशु ने कि हाँ गैप्स ढूंढे जाने चाहिए, लेकिन गैप्स ढूंढते ढूंढते ऐसा ना हो कि हम देश का विरोध और पार्टी का विरोध का फर्क भूल जाएं। अब ये भी है कि क्या गैप बिल्कुल रह ही नहीं गए? फिर मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। अरे रुक जाइए, एक मिनट सुन तो लीजिए महाराज पूरी बात। ईशान भाई पहले पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको ये बात बदलनी पड़ेगी, मेरी बात सुन तो लीजिए, आप बोलेंगे मत बदलिए, मैं आपकी बात बोल रहा हूं, मैं आपकी बात बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही है। नहीं कर रहा, जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, अरे ईशान भाई एक मिनट सुन तो लीजिए, इसका विरोध नहीं कर रहा, सुन तो लीजिए। तो शरद जी, होता यह है कि क्या गैप्स बिल्कुल नहीं है? एक इस तरह का इंप्रेशन जाता है, चाहे वो सम्मानों के जरिए हो, तमाम विदेश यात्राओं के जरिए हो, हम जो इकोनॉमिक आंकड़े रखते हैं उसके जरिए, तो ऐसा लगता है कोई गैप ही नहीं रह गया। लेकिन हकीकत यह है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि देश से हर समस्या का समापन हो गया। तो विपक्ष के पास कुछ ना कुछ ढूंढने का एक वो चारा रहता ही है, हमेशा एक स्कोप होता है। तो ऐसे में कांग्रेस के विरोध को या उन गैप्स को के ढूंढने को आप कितना लॉजिकल मानते हैं, उसमें कुछ कमी मानते हैं? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और मेरे सभी सह पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन, और भारत एक्सप्रेस के व्यूअर्स को सबसे पहले मेरा अभिनंदन। देखिए, हमारे माननीय जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उसमें कुछ चीज उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। हालांकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, पर मैं विदेशी नीति को खूब समझता हूं, अर्थशास्त्र के अलावा। किसी के घर में अरहर की दाल बन रही है या मूंग की दाल बन रही है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई देश अपनी इक्वेशंस कल को चेंज करता है, तो उसमें मुझे लगता है भारत, हम किसी देश पर ये हुक्म नहीं चला सकते कि आप अब उस देश के साथ ये नीति मत करिए, हमारे साथ ये करिए। अमेरिका जैसा देश भी, अमेरिका जैसा सबसे ताकतवर देश भी आज दुनिया भर से अपने रिलेशंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस बात को हम जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पोजीशन आप देख लें तो दबी आवाज में बहुत देशों में बातें चल रही हैं, शायद जानकारी इसकी होनी चाहिए कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, यूरोप और अमेरिका चोली दामन का साथ हुआ करता था। आज टैरिफ को लेके यूरोप और अमेरिका के बीच में काफी स्ट्रेस आ गया है। तो ये इक्वेशन बदलती रहती हैं, पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। कोई परमानेंट, जैसे पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, ऐसी जियोपॉलिटिक्स में भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इक्वेशंस को लेके कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आपकी इजाजत हो तो मैं G7 पे एक कमेंट करना चाहूंगा। G7 में अभी ये भी बात आई कि न्योता मिला, न्योता नहीं मिला। तो देखिए, जब G7 की मीटिंग होती है, अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो नए इलेक्ट हुए हैं, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि किस देश को G7 के अलावा बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। G7 की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि उसमें मेरे हिसाब से 2 देश इस समय ऐसे हैं जो कि साइज के हिसाब से, ये पुराना बना हुआ है, 1975 से शायद चल रहा है। 2 देश इस समय ऐसे जो साइज के हिसाब से अब इक्वेशन कुछ बदल चुकी है। कनाडा और इटली 2 की मैं बात करना चाहूंगा। यूएस है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी। फ्रांस की बात करूंगा, हालांकि यूके भी अब हमसे पीछे रह चुका है। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का यहाँ फर्क रह गया है कि वो डेवलप्ड नेशन है। हालांकि मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इन सभी देशों में गया हूं,
जो 7 के 7 नेशन है, मैं सब में गया हूं, मैंने वहां की निजी हालत देखी है। और मैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन की फर्क मेरे हिसाब से साइज के हिसाब से बात होनी चाहिए। चाइना, इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमीज हो सकती हैं तकनीकी तौर पर अगर ये नेशन G7 का हिस्सा नहीं होते तो G7 की रेलेवेंस नहीं रह जाती है। तो ये तो भारत को तो न्योता आना था, टाइमिंग की बात है कि देर से आई, अब कोई देर से न्योता। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि शादी ब्याह का जब न्योता आता है और आप लिस्ट बनाते हैं, तो क्या बताइए कि कभी किसी के घर में ऐसा हुआ नहीं होगा उसने कभी शादी नहीं अटेंड करी? क्या ऐसा नहीं होता, अरे वो तो बहुत जरूरी थे, उनको बुलाना रह गया, अरे 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 उनको फौरन फोन करिए, वो कहीं ये ना सोचें कि देर हो गई। तो ये तो एक नॉर्मल बात है और भारत को तो इस समय नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। जो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है, वो ठीक है पर कैपिटल लो है, ये है वो सब चीजें छोड़िए, पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 140 करोड़ लोगों को 800 करोड़ की आबादी दुनिया की है, उसका रिप्रेजेंटेशन ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा एक और जरूरी कमेंट मैं यहां पे करना चाहूंगा डॉक्टर प्रवीण, जो कि सभी के लिए मैं समझता हूं डॉक्टर अंशु सबसे अच्छा उसको समझ पाएंगी, पर सभी दर्शक भी समझ पाएंगे कि अब जो नई इक्वेशन दुनिया में बनी है, यूनाइटेड नेशंस एक जमाने में अल्टीमेट बॉडी होती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका रेलेवेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे, सब लोग नोट कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की ताकत में कमी आती जा रही है। अब क्या है, रीजनल ये जो बन रही है एसोसिएशन, क्वाड है, जिसमें ओपेक है, ओपेक, एक मिनट में सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा, ओपेक है, ओपेक प्लस है, क्वाड है, आरसेप है, ये ऑकस है, इनकी अब रीजनल बैलेंसेस बन रहे हैं, छोटे छोटे गुट बन रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमें कोई इतना ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है, यहां बुलाया या ना बुलाया, भारत की पोजीशन बिल्कुल अटल है और भारत को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इस बात का सभी निश्चिंत इस बात को सोच के रह सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, मेरा सवाल बरकरार है, उस पर आऊंगा, लेकिन ईशान त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं तो सुन लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। मुझे कोहली जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति लगते थे अभी तक, क्योंकि मैं उनको पहले से जानता हूं, कई बहस हम लोग साथ कर चुके हैं अलग अलग चैनलों पे। लेकिन मेरा एक आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि आप शादी ब्याह के कार्यक्रम को और विदेश नीति के कार्यक्रम को, विदेशों के कार्यक्रम को एक साथ पटल पे नहीं रख सकते। हम अंग्रेजी में टर्म होता है एनालॉजी, एनालॉजी तो आप किसी चीज से देंगे, आप एनालॉजी देते रहिए, लेकिन आप दोनों की जो एक इंपॉर्टेंट, मैंने तो शादी ब्याह का कहा नहीं, मैं तो आपको बात कर रहा हूँ, कहीं न्योता दिया जाता है, मैं तो दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आपको उस चीज पे एतराज है? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, एक मिनट डॉक्टर, आप क्या चाहते हैं कि भारत को न्योता आ जाए जब G7 की मीटिंग तय हो उसी समय भारत को? सर, जो G7 का मेंबर नहीं है, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा ईशान, मैं आपका सम्मान करता हूं, सुन लीजिए, जो G7 का मेंबर नहीं है ईशान जी, उसको उनके न्योते की लिस्ट हमेशा बाद में बनाई जाती है। ये मैं आपसे करवत, और ये मेरे ख्याल हमारे साथ एक फॉरेन अफेयर्स की एक्सपर्ट भी बैठी है, वो बोलना भी चाह रही है इस विषय में, पर मैं चाह रहा था आपकी बात खत्म हो जाए, उसके बाद ईशान जी बोल रहे हैं अपनी बात। कोहली जी, एक फैक्ट ये भी है साथ में कि जो G20 की अध्यक्षता है वो बारी बारी से सबको मिलती है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव देश में बनाया गया कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है और भारत को ही सब लोग देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं था। G20 की जो अध्यक्षता है वो बारी बारी सबको मिलती है, ये भी हमको पता है। दूसरी बात देखिए, अगर आपकी विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती तो क्या IMF का बेल आउट पाकिस्तान को इतनी आसानी से मिल जाता? क्या अगर आपकी विदेश नीति इतनी दुरुस्त होती तो FATF की जो ग्रे लिस्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उससे पाकिस्तान बाहर आ जाता? अगर आपकी विदेश नीति इतनी अच्छी होती तो UN की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसकी उपाध्यक्ष पाकिस्तान बन गया है, और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है वो काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बन गया उसके बाद से। ऑपरेशन सिंदूर की बातें हैं सभी सब प्रवीण भाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिक्स, जिसके आप एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उस ब्रिक्स में भी आप देखिएगा, जाके पढ़िएगा ये किस तरह अलग अलग तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं, और रशिया से भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि रशिया और चीन मिलके स्थायी जो मेंबरशिप है ब्रिक्स की पाकिस्तान के लिए, उसको प्रमोट करने का, उसको सपोर्ट करने का, ठीक है ईशान भाई, क्योंकि जुलाई में उसकी मीटिंग। डॉक्टर कौशल मिश्रा जवाब, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सुनने में आज वैसे। डॉक्टर मिश्रा आप रुकिए ना, ईशान भाई मैं जानता हूं आपका मन इतना है कि आप अकेले बोले, ये सब सुनते रहे, लेकिन रुक जाइए ना, एक एक करके चलते हैं। डॉक्टर मिश्रा। तो प्रवीण जी, मैं ईशान भाई को सुन रहा था, ये सारी जो कमियां बता रहे हैं वो भारत की कमियां बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बता रहे। समस्या मेरी यही है
अगर भारत को अरे तो आपने G20 हाशिए की पे समिट को, खड़ा कर अरे सर दिया सुन है तो लीजिए सर, भारत को। प्लीज प्लीज। आप ही की हमारे कमियां आप हैं क्या कि करने की भारत कोशिश पीछे कर रहे रह हैं रहा कि है। हमारे देश की रैंकिंग खराब हो आप गई, ही की हमारी विदेश कूटनीतिक नीति फेल फेलियर हो है गई, कि हम भारत पाकिस्तान से आज इस नीचे आ हाशिए गए, पे हम खड़ा क्या हुआ क्या है। आप कहना क्या आप चाह ही का रहे हैं, क्या कूटनीतिक दिखाना फेलियर क्या चाह रहे है हैं? अरे भाई कौशल देश की भाई बात हो रही है, कि भारतीय आज जनता पार्टी भारत की की बात नहीं हो स्थिति है रही कि है, पाकिस्तान बीजेपी अलग पार्टी थलग की भी होना बात चाहिए नहीं था, हो रही भारत है। अलग अलग आपको अलग खुश थलग होना हुआ पूरे चाहिए विश्व कि में। भारत को G7 से इनवाइट आया, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, 23 सालों बाद जा रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से करेक्शन इनवाइटेबल है। इसके अलावा भारत जिस तरीके से इंटरनेशनल इंडेक्स में आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, आज डिफेंस एक्सपोर्ट में कितने सारे कंट्रीज हमसे डिफेंस का सामान ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें बताते हैं कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन कैसा चल रहा है। बाकी मैं इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ यहां पर सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ता को देश और भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस बना के रखना चाहिए। वो उनके लिए, देश के लिए और देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर अंशु इंटरनेशनल एक्सपर्ट तो है ना, हमारे साथ पैनल पर तो हैं। मैं बस ईशान भाई से जरा थोड़ी शांति की अपील करती हूँ कि थोड़ा सुनने पर भी ध्यान दें और बहन का सम्मान करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं अपनी बात रखना अरे चाहती हूँ बिल्कुल बिंदुवार। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो हम ये जाने, धन्यवाद। हम पहली बात तो ये समझें कि भारत जो है वो G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन जो करे कि आपको बिल्कुल पहला न्योता आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो शरद भाई ने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा कि जब नॉन परमानेंट मेंबर्स को, जो गेस्ट मेंबर्स हैं या जो आपके इनवाइटीज हैं, उनको न्योते जाते हैं, तो वो किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या इस तरह से कि हम पहले इसको बुलाएंगे बाद में उसको बुलाएंगे, उस तरह से नहीं होता। दूसरा, उन्होंने दर्शकों की सहूलियत के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाया। हम भी कक्षा में विदेश नीति को इसी तरह सरल उदाहरणों के साथ पढ़ाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये अंतरराष्ट्रीय संबंध में केनेथ डी वॉल्ट्स द्वारा 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो कहा जाता है, यूनिट लेवल, स्टेट लेवल और ग्लोबल लेवल। तो कई बार क्या होता है, जो ग्लोबल लेवल के इश्यूज हैं वो हम यूनिट लेवल पे ले जाकर, हो सकता है हम एक व्यक्ति से जोड़कर, उसके परिवार से जोड़कर, समाज से जोड़कर, कुछ उदाहरण देकर के अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। वही काम अभी शरद भाई ने किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया। ईशान भाई जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि भारत की विदेश नीति इसलिए फ्लॉप है कि आप अपने आसपास के पड़ोसी देशों को देखिए। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तब पड़ोसी देशों के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध थे, उसे भी हम याद करें। नेपाल में किस प्रकार से लेफ्ट का पूरा एक रिजीम आया, वो कब आया हम ये देखें। किस तरह से नेपाल के सुर बदले, तब की जो भारत सरकार थी उसने इस पर क्या कार्रवाई की। आप चीन की बात कर रहे हैं, हम्बनटोटा में चीन आकर के बैठा हुआ है। भाई चीन की सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं चीन को प्रिय कौन बताता है, चीन के मिनिस्टर्स, उनके एनवॉइस के साथ कौन भेंट करता है, भोजन कौन करता है, ये तो पूरा विश्व जानता है। चीन की यात्रा पर कौन जाता सही है, बात है, जाता झूला है। झूला आप कौन दूसरे झूलता है, भी देशों हमने में बैठ देखा था करके ना। अपने देश की कौन बुराई करता है। तो ये एक, फिर वही बात पे आ जाऊंगी मैं कि एक पार्टी और देश को अलग अलग रख करके हमको देखना चाहिए, बात करना चाहिए। G20 की जो सदस्यता है वो बिल्कुल रोटेशनल है, भारत के पास आई, लेकिन भारत ने इसमें बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मैं फिर कहूंगी अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनवा के अपनी अध्यक्षता में, और दिल्ली डिक्लेरेशन जो हमारा घोषणा पत्र निकला था भारत की अध्यक्षता में, उसमें एक भी डिसेंट नहीं था किसी भी देश का। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता थी, हम इसे समझे। और जो सदस्य देश हैं वो यदि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ किसी मिलिट्री ग्राउंड पर आकर के नहीं खड़े, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप रशिया यूक्रेन में जाकर के किसी के साथ खड़े हो गए क्या? इजराइल हमास के युद्ध के बीच में जाकर किसी के साथ खड़े हो गए क्या? कोई भी देश युद्ध की परिस्थिति में पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करता है, लेकिन ठीक, किसी भी तो सदस्य जो देश ने आपत्तियां और G20 के सवाल थे पाकिस्तान का वो समर्थन भी कुछ नहीं किया। हद तक एड्रेस हुए। मैं शरद जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन ईशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बात रख लें, लेकिन संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा प्रवीण भाई। मेरे उत्तरों का तो सवाल अभी तक मेरे जो सवाल थे उनका तो उत्तर कोई भी नहीं आया वो अभी आएगा तक, ही पहली नहीं, बात आप तो चिंता आए। मतलब वो आपको वो महसूस नहीं आएगा होगा कि इसलिए आ नहीं, गया। क्योंकि कुछ किया नहीं ना पिछले 11 साल में। रील बनाने के जी अलावा, शरद जी, मैं आ रहा हूं, फोटो बस इनका खिंचवाने के इनका अलावा, संक्षेप वाला उत्तर खत्म हो जाए। फोटो खिंचवाने के अलावा, रील बनाने के अलावा तो कुछ किया नहीं, तो आएगा भी नहीं वो, मुझे मालूम है, पहली बात तो। दूसरी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो आपके अच्छे मित्र हैं, है कि नहीं है? आप पर्सनली बोलते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, सब ये कुछ तो हो सब चुका। बोल दिया ना आपने, उसके हम पीछे बावजूद कितनी देर से नहीं इस नहीं पे नहीं नहीं, बात उसके कर। बावजूद एक बात रह गई उसमें भी। हाँ उसमें बोलिए। भी एक बात रह गई कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी अमेरिका में हो रही थी दूसरी बार,
तो उसके बाद हमें मालूम है एक हफ्ते तक वहां पे डेरा डाल के कौन बैठा हुआ था कि हमें इनविटेशन दे दो, हमें इनविटेशन दे दो, लेकिन उसके बाद भी हमें इनविटेशन नहीं आया। प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बावजूद भी, और वो राष्ट्रपति बनने के बाद जो अपने वहां के हमारे देश के नागरिक, अच्छा, आपको खुशी होती है जब ऐसा होता है? आपको खुशी होती है? सरकार में भी, हाँ, मुझे पता है डॉक्टर अंशु, अभी आप बताएंगे जयशंकर साहब का जाना हो या वो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। बाइडेन की भी सरकार जी जी, डॉक्टर अंशु अमेरिका ने बोलिए डॉक्टर अंशु। एम्बेसडर नहीं दिया था। ट्रंप ने मुनीर को बुलाया है पाकिस्तान के साथ जो री एंगेज कर रहे हैं ना, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं क्योंकि वे समझ रहे हैं कि चाइना किस तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये बहस चलती रहेगी, कांग्रेस का स्टैंड समझ में आया। शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा जरा आपने सबको सुना है, थोड़ा समअप करें ताकि ऐसा लगे कि हाँ बात एक क्लोजिंग पर गई। मैं समझ, देखिए हमारे जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका ये तो है कि वो ये बात सही है जो कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि वो कई बार क्या होता है कि वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो जाता है कि आप बीजेपी की आलोचना करते करते वो देश पे आया था, क्योंकि बीजेपी ही इस समय देश पर राज कर रही है। मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ, आपकी बात को लेके चल रहा हूँ मैं ईशान जी। मैं ये कह रहा हूँ दो देशों के, ईशान भाई, शरद जी की आवाज मैं बीच में आपके, देखिए मैं बीच में शरद जी की आवाज क्यों बोल रहे हैं? शरद जी, मैं बीच में आपके बोलिए शरद जी, बोलिए, समय सीमित है। शरद जी बोलिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि दो देशों के आपस में क्या, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेटे का वहां पर क्रिप्टो का बिजनेस है पाकिस्तान में। अब दो देशों के बीच में आपके दो पड़ोसी आपस में दोस्ती कर बैठे हैं, इसमें क्या आपका पूरा कंट्रोल है? मैं आपसे ये जानना, आप फिर कहेंगे कि कोहली साहब तो बड़े संवेदनशील हैं, उदाहरण ऐसा दे रहे हैं। आपके दो पड़ोसी दोस्ती कर बैठे हैं, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? उनकी दोस्ती घनिष्ठ हो गई है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे बताइए। ईशान जी, केजीबी के पेरोल पे कौन कौन था ये पूरे देश को पता है, अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक है, आप जाके देख लीजिए। मैं तो अभी ये देश के नेता थे इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, सब दर्शकों के सामने कौन था वो बेहतर समझ सकते हैं। पर एक बात, कांग्रेस पार्टी के लोग, एक बात तो है, नहीं लेना चाहिए, पैसा कमाने का काम करते हैं। एक बात है, कुल मिलाकर जो बात निकल कर आई कि पार्टी का विरोध देश का विरोध ना बन जाए, पॉलिटिकल विरोध देश का विरोध, ये एक बात निकल कर आई। दूसरी बात यहां से ये भी निकल कर आई जो ईशान त्यागी लगातार कह रहे हैं कि विदेश नीति या गैप्स को ढूंढने का काम विपक्ष का होता है, वो विपक्ष कर रहा है। यानी अभी इस चर्चा को 1 घंटे नहीं, मैं 4 घंटे कर लूं तो हम यहीं खड़े रहेंगे जहां खड़े हैं, लेकिन फैक्ट्स, फिगर्स, चाहे वो डॉक्टर अंशु, शरद जी ने रखे हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट चाहे ईशान त्यागी ने, कौशलकांत मिश्रा जी ने रखे हो, इससे एक समझ में आता है कि सब लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से अभी इस समय क्या सोच रहे हैं और स्थितियां क्या है। बाकी चर्चा सुनने के बाद जनता को डिसाइड करना है। तो डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद, डॉक्टर मिश्रा आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, ईशान भाई आपका धन्यवाद, खूब लड़े आप अकेले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।